बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का दैट इज़ लेक्चर नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फ़र्स्ट पेज के ऊपर ही हमें जहाँ पे हमने कल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, बायोलॉजी की डिफ़ाइन पढ़ी, लाइफ की डिफ़ाइन पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटे हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की हैं। क्या डिस्कस की हैं? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वो कहते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस क्यों बनाई हैं। जैसे अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें, साइंस के बारे में देखें, तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न दौर आता गया, वक्त गुजरता गया, तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशंस भी क्या हो गई थी, एक्सटेंड ज़्यादा हो गई थी। तो फिर ये बहुत मुश्किल हो गया कि तमाम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को उठा के एक ही साइंस की बुक में रखा जाए। फिर उन्होंने साइंस को डिवाइड किया था इंटू डिफरेंट ब्रांचेस। जो साइंस की ब्रांचेस थी उनमें हमारे पास बायोलॉजी थी, फ़िज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी, ठीक है, मैथमेटिक्स थी। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये सारे साइंस की ब्रांचेस हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करना है। तो फिर सिमिलरली जब बायोलॉजिस्ट ने वर्क स्टार्ट किया तो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस जो थी उनमें भी इजाफा हुआ, ठीक है। तो फिर उनको भी वहाँ पे ज़रूरत पेश आई कि हम जो बायोलॉजी का नॉलेज है उसको स्पेसिफिक ब्रांचेस में डिवाइड कर दें, स्पेसिफिक ब्रांचेस में, ताकि उनकी स्टडी करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए, उनकी स्टडी करना ईजी हो जाए। सो दैट्स वाई उन्होंने जो है वो हमारे पास नेचुरल जो उनके पास नॉलेज इकट्ठा हुआ नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, चाहे वो प्लांट्स थे, चाहे वो एनिमल्स थे, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनके जितने भी एस्पेक्ट्स के हवाले से उनके पास जो नॉलेज आया, तो उन्होंने उस नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सेट कर दिया उन्हें, ठीक है। मोस्टली जो हम ब्रांचेस अब डिस्कस करेंगे वो जस्ट एक एक वर्ड उन्होंने लिखा है, लेकिन हमने उस वर्ड से रिलेटेड एक पूरी डेफिनेशन बनानी है, ठीक है। वो मैट्रिक वाली भी हैं, कुछ न्यू भी हैं, ठीक है। तो कवर करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमारी बुक ने डिस्कस की है इकोलॉजी। क्या डिस्कस की है? इकोलॉजी, ठीक है बेटे। द वर्ड इकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम इकोसिस्टम, ठीक है। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? इकोसिस्टम आता है। क्या आता है हमारे जहन में? इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम की डेफिनेशन याद हो तो हम शाबाश, हम इसमें स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं किस किस के दरमियान, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विद किसके साथ? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जिंदा जानदारों का बेजान चीज़ों से, लिविंग का नॉन लिविंग से इंट्रैक्शन देखना, क्या देखना? वो इंट्रैक्शन कहलाता है। वो इंट्रैक्शन जो एक सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम का नाम। लेकिन उस इकोसिस्टम की जो स्टडी है वो बायोलॉजी की किस ब्रांच में होगी? इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट लाइन सब में हम यही लिखेंगे कि इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। कल भी हमने बात की थी कि क्या हम बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं? नहीं, लिविंग थिंग्स के साथ साथ हम क्या भी पढ़ते हैं? नॉन लिविंग। क्या तमाम नॉन लिविंग पढ़ते हैं? नहीं, जस्ट वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमारे एनवायरनमेंट का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्रांच क्या है हमारे पास? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है बेटे। यहाँ से आपने याद रखना है एम्ब्रियो से। कहाँ से याद रखनी है? एम्ब्रियो से, क्योंकि आपको पता है ये लॉजी का वर्ड लोगोस से डिराइव हुआ ना, और लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, ठीक है। तो वर्ड क्या अंडरलाइन किया मैंने? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? शाबाश, ठीक है बेटे। जब हमारे पास जो है वो स्पर्म और एग मिलते हैं, चाहे वो एनिमल्स में है चाहे वो प्लांट्स में है, तो जाइगोट बनता है, ठीक है। फिर जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? फिर एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होता है? फीटस में। किस में कन्वर्ट होता है? फीटस में। और फिर फीटस किस में कन्वर्ट होता है? न्यू बेबी में या न्यू इंडिविजुअल में, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ में स्टेजेस आती हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी। जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, ठीक है। फीटस थोड़ी सी एडवांस स्टेज हो जाती है, फीटस थोड़ी सी एडवांस स्टेज हो जाती है।
तो हम कहते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसकी स्टडी, अब एम्ब्रियो की स्टडी जानदार के पैदा होने से पहले होगी या पैदा होने के बाद होगी? नहीं बेटे, पैदा होने से पहले। जब एक जानदार पैदा हो जाएगा तब तो वो एम्ब्रियो रहा ही नहीं, वो तो तब न्यू इंडिविजुअल बन गया ना, तो फिर उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी नहीं कहलाएगी। एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी किस चीज़ पे फोकस करेगी मेनली? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, एक एम्ब्रियो की। हम देखेंगे एम्ब्रियो बना कैसे, वो जाइगोट बना कैसे, उस जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ, फिर उस एम्ब्रियो से एम्ब्रियो किस चीज़ में आगे डेवलप हुआ, किस चीज़ में बना, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, न्यू, नया जो जानदार हमारे पास बना, नया जानदार बनने तक, उस एम्ब्रियो से नया जानदार बनने तक उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या चेंजेस आई हैं, क्या चेंजेस आई हैं, उन सब चेंजेस को हम जो है वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे? बेटे हर दिन जो है वो चेंज आती है, हर लम्हे हर घंटे बाद जो है उसके अंदर चेंज आती रहती है। ठीक है, हम सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे चिक एम्ब्रियो की बात करेंगे, मुर्गी का जो चूज़ा बनता है उसकी बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि फर्स्ट वीक के बाद जो है उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, फिर 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद, 10 वीक्स के बाद, तो वो सारी की सारी जो है वो उसके अंदर कवर कर लेंगे हम। ठीक है, जितना उसका वो गेस्टेशन पीरियड होगा, जितना उसका दौरानिया होगा, आई थिंक जो है वो 21 डेज़ जो है वो लगते हैं चिक एम्ब्रियो को डेवलप होते हुए, तो उसकी उतनी सी स्टेजेस पढ़ेंगे। लेकिन जब ह्यूमन की बात करेंगे तो फिर 9 मंथ्स, ठीक है, तो उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी डील्स, अब एम्ब्रियोलॉजी है क्या? ब्रांच ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन, एक एम्ब्रियो ने डेवलप होना है किसमें? अब ये माँ के पेट के अंदर की स्टडी है, पैदा होने के बाद की स्टडी नहीं है। जब तक उसकी डेवलपमेंट जारी है तब तक उसकी वो एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद जब उसकी बर्थ हो जाएगी तब एम्ब्रियोलॉजी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। तो मैं कहता होता हूँ फिजियो से फंक्शन याद रखना है आपने। फिजियो से क्या बात याद रखनी है? फंक्शन। फिजियो से फंक्शन, फिजियो से क्या बात याद रखनी है? फंक्शन। फिजियो से फंक्शन। हमारी किडनी क्या काम करती है? यूरिन फॉर्मेशन। दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी, दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स। क्या काम करते हैं? शाबाश, रेस्पिरेशन नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सिमिलरली हमारा लीवर क्या करता है, हमारे डिफरेंट हार्ट क्या करता है, मतलब हर ऑर्गन का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी क्या चीज़ स्टडी करेंगे हम? फंक्शन। क्या स्टडी करेंगे? फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ इज कॉल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन हमने देखने हैं। ठीक है, इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये जब आप MBBS करते हो तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ फिजियोलॉजी, क्योंकि आपने हर ऑर्गन की फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, पूरी एक बुक होती है, तो ये पूरा डिसिप्लिन है। तो हम कहेंगे फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ functions of different parts of living organism, function of different body parts, function of different organs, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? कहाँ पे? जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आँख का फंक्शन कैसे है, आँख कैसे काम करती है, दैट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ आई। कान कैसे सुनते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एयर। तो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की फिजियोलॉजी है, हर ऑर्गन की फिजियोलॉजी है, क्योंकि उसका हर ऑर्गन का क्या है हमारी बॉडी में? फंक्शन। तो जब हम फंक्शन की स्टडी करेंगे दैट विल बी कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी। क्या है बेटे? अब लॉजी तो वही बायो वाला, बेटे मॉर्फ किसे कहते हैं? MORPH, मॉर्फ। जी बेटे, मॉर्फ कहते हैं किसी भी जानदार की शेप को, किसी भी जानदार की शेप को, शक्लो सूरत को मॉर्फ कहते हैं, शक्लो सूरत को मॉर्फ कहते हैं। ठीक है, मॉर्फ मीन शेप, मॉर्फ मीन शेप। तो मॉर्फोलॉजी, अब वो कहते हैं हमने जानदारों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होंगे उनकी हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है?
शेप की स्टडी करनी है। लेकिन हमने अगर मैट्रिक में चले जाएं तो हमने जस्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ी और उसके साथ एनाटॉमी पढ़ी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। लेकिन हमारी बुक अब यहाँ पे वो कहेगी कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मॉर्फोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बेटे अगर हम किसी ऑर्गन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी ऑर्गन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो हम उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल क्यों लिखा हमने? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर? तो जब हमारे पास मॉर्फोलॉजी में शेप डिस्कस करनी है, जब हम अपने बॉडी पार्ट्स की एक्सटर्नल शेप बता रहे होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये क्या बनाया मैंने? पता चल गया आपको? कैसे पता चला? आपने उसकी एक्सटर्नल शेप देखी है। मैंने इसमें नेफ्रॉन बनाई है, इसमें वो रेनल पायरामिड्स बनाई है? नहीं बनाई। इट्स मीन दिस इज़ द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी। सिमिलरली हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जब हम उनकी बैरूनी शक्ल सूरत देखेंगे, उनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कौन सी होगी? एक्सटर्नल। तो बेटे उसे हम नाम देंगे दिस इज मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी भी कौन सी होगी? लेकिन दूसरी मॉर्फोलॉजी हमारी बुक जो लिखेगी दैट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी, दैट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। बेटे इंटरनल किसे कहते हैं? अंदरूनी। अब जब हम जानदारों की बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? इट इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी, आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी एंड अदर सब्जेक्ट दैट इज स्टडीड इन एमबीबीएस। क्लियर? फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं हम, साथ में एनाटॉमी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी भी। ठीक है, अब कौन सी ब्रांच को हम एनाटॉमी कहते हैं? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अगर किसी भी ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, कौन से स्ट्रक्चर की? इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एनाटॉमी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो आपसे बेटे अगर पूछा जाए कि डिफाइन मॉर्फोलॉजी या डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो बता दोगे? एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरी इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे किडनी बनाता हूँ, लेकिन उस किडनी के अंदर जो है मैं आपको छोटे छोटे रेनल पायरामिड्स बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? रेनल पायरामिड्स। अब बेटे जब आप ऐसा किडनी का स्ट्रक्चर देखोगी, तो क्या आप ये बैरूनी स्ट्रक्चर देख रही हो या किडनी को अंदर से काट के देख रहे हैं? उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ना हम, तो उसके इंटरनल पार्ट्स हम देख रहे हैं। जब हम ये रिनल पायरामिड्स की स्टडी करें, इसमें नेफ्रॉन को निकाल के यहाँ पे हम देखें, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास किडनी की क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और ये सिंपल जो हमने बनाई, दिस इज़ द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। ठीक है बेटे, पैलेंटोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। एक वर्ड हम फोसिल्स लिखते हैं और एक फोसिल फ्यूल लिखते हैं, ऐसे ना? ये फोसिल्स में और फोसिल्स फ्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है? शाबाश। जो फोसिल्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का रिमेन्स होते हैं, और फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जी बेटे, जब यही जानदार, इनकी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, या वो क्रैकिंग श्रैकिंग पढ़ोगे आप, कि ये जो जानदारों की बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म जो होंगे, उनकी कभी भी हमें पैलेंटोलॉजी नहीं मिलती। उनका फोसल रिकॉर्ड हमें, बैक्टीरिया अगर मर जाए तो उसका ढांचा मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। कोई फंगस मर जाए, कोई वायरस मर जाए, उसका ढांचा मिलेगा? हमें नहीं। जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी हमारे पास कोई पैलेंटोलॉजी में हिस्ट्री नहीं होती। ये बात याद रखनी है आपकी, आगे भी आएगी। जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी पैलेंटोलॉजी नहीं होती। तो पैलेंटोलॉजी हमारे पास फिर किसकी आएगी? या एनिमल्स की आएगी या प्लांट्स की आएगी? एनिमल्स की आएगी या प्लांट्स की? तो बेटे फोसिल्स हम कहते हैं द रिमेन्स। अब पैलेंटोलॉजी देखें तो पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ
डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब अगला क्वेश्चन ये, फॉसिल्स क्या होते हैं बेटे? फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स, फॉसिल्स आर द रिमेन्स। रिमेन्स किसे कहते हैं? बाकियात। रिमेन्स हैं या इम्प्रेशंस हैं पुराने ज़माने में जो जानदार रहते थे उनकी बाकियात जो हैं, उनके जो थोड़े बहुत जो बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए हैं, रिमेन्स ऑफ कौन से जानदारों के? अगर आपको किसी इंसान की खोपड़ी मिल जाए तो वो फॉसिल है? गलत। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिजम्स बेटे? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? नापैद, जो अब पैदा ना होते हों, जो अब पैदा ना होते हों। ठीक है, उन जानदारों की अगर कोई बॉडी का पार्ट हमें मिलता है तो उन जानदारों को हम कहेंगे ये जानदार कौन से हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। क्या हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन तो भी जिंदा है ना। इसी तरह फ्रॉग का अगर आपको स्केलेटन मिल जाए तो आपको कि वाह मुझे फ्रॉग का जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, फॉसिल मिल गया है। ऐसे नहीं, ऐसे जानदार जो अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हमारी कायन में, जैसे डायनासोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनका अगर आपको कोई बॉडी का पार्ट मिलता है, उनका कोई फॉसिल मिलता है, रिमेन्स मिलता है, तो वो फॉसिल कहलाएगा, क्योंकि वो जानदार अब क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट। तो बेटे हमने कहा कि जो फॉसिल्स बनते हैं क्या वो तमाम जानदारों के फॉसिल्स बनेंगे? नहीं, वो बैक्टीरिया के फॉसिल्स नहीं बनेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है। जितने भी हमारे पास कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो सॉफ्ट बॉडीड हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो उनका भी फॉसिल नहीं बनता। तो फॉसिल्स किसका बनेगा? प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का। ठीक है, तो कुछ बुक्स हमारे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी कर देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास पैलियो बॉटनी, पैलियो ज़ूलॉजी। क्या मतलब? बिल्कुल, द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड पैलियो बॉटनी। सिमिलरली द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड पैलियो ज़ूलॉजी। जू मीन चिड़ियाघर, जहाँ पे क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो वहाँ से हम याद रखेंगे कि जू में हम एनिमल्स देखते हैं, तो सो पैलियोजोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ फर्दर ब्रांच होगी पैलेंटोलॉजी की, डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। सिमिलरली द ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। हमें मेन जो बात हमने यहाँ पे याद करनी थी वो ये थी कि जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है उनका फॉसिल नहीं बनेगा, प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स बनेंगे। और फॉसिल्स भी कौन से जानदारों के हमें बाकियात मिलेंगे? तो वो फॉसिल्स होंगे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रांच हमारी बुक में क्या लिखी है? नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी। बेटे अगर हम एनाटॉमी देखें ना, हमने कुछ देर पहले डिस्कस की, तो एक इकट्ठा सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, क्योंकि जब हम किसी जानदार के जो ऑर्गन्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमें पता है जब हम ऑर्गन के अंदर घुसेंगे, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज़। इसका मतलब एनाटॉमी का और हिस्टोलॉजी का तो बड़ा करीबी रिश्ता है। एनाटॉमी का और हिस्टोलॉजी का बड़ा ही करीबी रिश्ता है, इसलिए हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को साइड बाय साइड इकट्ठा पढ़ते हैं, एनाटॉमी प्लस हिस्टोलॉजी। ठीक है बेटे, हिस्टो कहते हैं, द वर्ड हिस्टोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम हिस्टो मीन होता है टिश्यूज़, हिस्टो मीन टिश्यूज़। ठीक है, अच्छा टिश्यूज़ हमें आम आँख से नज़र आ जाते हैं? सेल्स हमें आम आँख से नज़र आ जाते हो? नहीं, तो क्या हम फिर सिंपल कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी? एक बंदा ऐसा है जिसको माइक्रोस्कोप चलानी नहीं आती, वो मुझे आके कहे कि सर मैं जो है ना बड़ी हिस्टोलॉजी पढ़ के आया हूँ, मैं नॉट में हिस्टोलॉजी डिस्कस करके आया हूँ, तो क्या उसने स्टडी की होगी? नहीं की होगी, क्योंकि बेटे हिस्टोलॉजी के अंदर हम कहेंगे हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। कैसी स्टडी है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के ज़रिए? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच इज़ एवोल्यूशन। आपके पास सेकेंड ईयर में एक पूरा चैप्टर आएगा एवोल्यूशन के ऊपर, तो वहाँ पे हम इर्तिका की स्टडी करेंगे। इर्तिका किसे कहते हैं? कि इंसान कहाँ से बना। ठीक है, ये क्या चीज़ है इंसान की? एवोल्यूशन।
वो कहते हैं ना कि 6000 साल पीछे चले जाओ तो वो साइंटिस्ट का क्या ख्याल था कि तमाम लाइफ, हर किस्म की ज़िंदगी किस पर मुश्तमिल थी? बैक्टीरिया पे। सिर्फ बैक्टीरिया ही पाए जाते थे इस कायनात में। फिर बैक्टीरिया में क्या हुई? एवोल्यूशन हुई। क्या हुई? एवोल्यूशन हुई। एवोल्यूशन किसे कहेंगे? चेंजेस इन द करैक्टर्स, चेंजेस इन द जेनेटिक मटीरियल। उसके जेनेटिक मटीरियल में, या तो उनके जेनेटिक मटीरियल में, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं उनकी क्या चेंज हो जाएं? करैक्टर्स चेंज हो जाएं। मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो सकती है, एनाटॉमी भी चेंज हो सकती है जानदारों की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। इट्स मीन उनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट हो गई, जेनेटिक मटीरियल भी डिफरेंट हो गया, हमारी करैक्टर्स भी डिफरेंट हो गई, हमारी एनाटॉमी भी डिफरेंट हो गई। सो एवोल्यूशन इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर के अंदर टाइम टू टाइम जो चेंजेस आती हैं, वो किसी किस्म की भी चेंजेस हो सकती हैं। वो सेल जेनेटिक लेवल पे हो सकती हैं, वो सेलुलर लेवल पे, टिश्यू ऑर्गन लेवल पे, वो हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है, वो एनाटॉमी चेंज हो सकती है, वो करैक्टर्स चेंज हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी स्टडी किस में आ जाएगी? एवोल्यूशन में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? एवोल्यूशन में। हमने असल में स्टडी किसकी करनी है? चेंजेस की स्टडी करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम के साथ हमारी बॉडी में तब्दीलियाँ आएंगी तो वो कौन सी ब्रांच में स्टडी की जाएंगी? एवोल्यूशन में स्टडी की जाएंगी। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। बेटे अगर आपको फर्स्ट 4 वर्ड्स नज़र आ रहे हो तो मैंने क्या लिखे हैं? जीन। जीन के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है। एवं जीन्स की पैंट पहनते हैं, वो वाले जीन्स हैं? नहीं। यहाँ पे जो बेटे हम जीन्स स्टडी करेंगे ये हमारी बॉडी में होते हैं। किस जगह होते हैं जीन्स वैसे? शाबाश। क्रोमोसोम किस जगह होता है? अच्छा, न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम्स होंगे, और फिर उस क्रोमोसोम को जब हम बड़ा करेंगे तो क्रोमोसोम हमें पता है किस चीज़ का बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। फिर हम कहते हैं ये जो डीएनए है ये तो काफ़ी लंबा होता है। क्या ये सारे का सारा हमारे पास जीन है? नहीं। इस डीएनए की एक ख़ास लेंथ, इस डीएनए की एक द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए की एक स्पेसिफिक लेंथ जो है, जो किसको कंट्रोल करती है? हमारी बॉडी में किसी ट्रेट को, किसी करैक्टर को कंट्रोल करती है। उस स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए को हम नाम दे देते हैं दिस इज़ जीन। दिस इज़ जीन। तो जीन आपके क्रोमोसोम में हुआ या डीएनए में हुआ? डीएनए में हुआ। मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग अगर हम नेक्स्ट आंसर करेंगे तो जीन इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए। द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए, डीएनए की एक खास लेंथ ही क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। ठीक है। और फिर डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में। फिर क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होगा? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है। डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे वैसे? जीन्स की स्टडी करेंगे। डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। और सिर्फ जीन्स की स्टडी करें या वो जब हमने मेंडल के लॉज वगैरह